हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक क्वेश्चन मुझे बार बार पूछा जा रहा था कमेंट सेक्शन में अंडर द ग्रीन लाइट से रिलेटेड कि वो मंगा आपने क्यों शेयर नहीं किया। तो गाइस, आपको पता है मंगास को स्ट्राइक मिल रही थी, इसलिए मैंने कोई मंगा शेयर नहीं किया। अंडर द ग्रीन लाइट का सीज़न 1 कंप्लीट हो गया है, जिसमें जिन मर चुका है। जाहिर सी बात है, वो हीरो है तो उसे वापस तो आना चाहिए, लेकिन वो सब हमें सीज़न 2 में ही देखने को मिलेगा। सीज़न 1 यहीं पर कंप्लीट हो गया है और सीज़न 2 की अभी कोई भी अपडेट नहीं है। ओके, तो फिर आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी वयिंग को सही टाउन लेकर आया था। इतने दिनों बाद क्लाउड रेसेस से दूर वयिंग मार्केट में आकर बिल्कुल प्लेफुल हो गया था और इधर से उधर घूम रहा था। वांग जी को वयिंग को इस तरह देखकर बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि उनकी शादी के बाद वो पहला ऐसा दिन था जब वयिंग इतना ज़्यादा खुश दिख रहा था। वांग जी अचानक से कुछ लोगों से बात करने में बिजी हो जाता है। तभी उसे वयिंग की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वयिंग मार्केट में एक वेंडर से लड़ रहा था। वो उसके किसी सामान के प्राइस को लेकर उससे आर्ग्यूमेंट कर रहा था। वो सेलर उससे कहता है, अगर तुम इसके पैसे पे नहीं कर सकते तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। जैसे ही वयिंग वांग जी को देखता है, वो उसकी स्लीव्स को पकड़ के उस शॉप पर खींच लाता है। वो वेंडर वांग जी को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाता है और तुरंत उसे ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर लैन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वयिंग कहता है, तो तुम मेरे हस्बैंड को जानते हो? और वो जानबूझकर वेंडर को दिखाने के लिए वांग जी के नज़दीक जाकर उससे कहता है, लानर गागा, इस आदमी को बता दो कि मैं कौन हूँ, ये अपने कस्टमर से कैसे पेश आता है। वांग जी उस सेलर से कहता है, अपने हस्बैंड के बिहेवियर के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, इसका जो भी प्राइस है मैं पे कर दूंगा। जब दोनों वहाँ से आ रहे होते हैं तो वयिंग वांग जी से कंप्लेन करते हुए कहता है, लंजा, उसने पहले शुरू किया था, क्या तुम दूसरों के सामने मेरी थोड़ी इज्जत नहीं रख सकते हो? तुम्हें अपने हस्बैंड को डिफेंड करना चाहिए था, ना कि उस ओल्ड अंकल को। ये मैरिड बिजनेस सच में बहुत हार्ड है। अगर मेरा हस्बैंड ही मेरे ऑनर को डिफेंड नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? वैसे तो वयिंग क्लियरली मेलोड्रामा कर रहा था, लेकिन वांग जी को फिर भी लगने लगता है कि शायद उसने वयिंग की फीलिंग्स को हर्ट कर दिया है, एक स्ट्रेंजर की साइड लेकर। वो तुरंत अपना मनी पाउच निकालकर वयिंग के हाथ में रख देता है। वयिंग उससे कहता है, लंजा। तो वांग जी उससे कहता है, ये अब तुम्हारा है, मेरा जो भी कुछ है वो अब सब तुम्हारा ही है। वयिंग एकदम से खुश हो जाता है और उससे कहता है, लंजा, मैं रिच हो गया, इसका मतलब आगे से मुझे तुमसे कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे ऐसे ही रोना होगा। ऐसा कहकर वयिंग उसकी तरफ विंक कर देता है। अब वो दोनों एक होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। वहाँ से लौटने के बाद वांग जी उसे बेलिंग लेक के किनारे पर लेकर आता है, जहाँ वयिंग घास पर लेटा हुआ था। वो अपनी बैली को रब करते हुए कहता है, लंजा, तुमने मुझे इतना ज़्यादा क्यों खाने दिया? मैं एकदम प्रेग्नेंट दिख रहा हूँ। वांग जी उसकी बात का कोई जवाब न देते हुए लेक की तरफ देख रहा था। तभी वयिंग उससे कहता है, क्या तुम्हारे एल्डर्स नाराज़ नहीं होंगे जब वो मुझे इन कपड़ों में देखेंगे तो? वांग जी कहता है, अगर उन्हें किसी भी बात से प्रॉब्लम होगी तो वो मुझसे बात कर सकते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वयिंग उससे कहता है, लंजा, आज मैं तुम्हें बिल्कुल सच बताता हूँ, तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। वयिंग कुछ इस पोजीशन में बैठा हुआ था जिससे वयिंग के लेग्स वांग जी को दिख रहे थे। वांग जी उससे कहता है, प्रॉपर तरीके से बैठो। वयिंग तुरंत बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में बैठ जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से वो थकने लगता है और फिर से लेट जाता है। वो वांग जी से कहता है, तुम्हें पता है लंजा, यांग्स मुझे 1 महीने बाद लोटस कोव बुला रहे हैं। शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं तुम्हारे फर्स्ट बेबी से प्रेग्नेंट हो जाऊंगा। बहुत दुख की बात है कि वो डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। वांग जी शार्पली उसका नाम लेते हुए कहता है, वयिंग। वांग जी के रिएक्शन को देखकर वयिंग उससे कहता है, मैं बस मजाक कर रहा था लंजा, वैसे भी मेरे पास वो पार्ट्स नहीं हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वांग जी तुरंत वहाँ से खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, तुम सच में शेमलेस हो। वयिंग उसकी रिस्ट को पकड़ लेता है और उससे कहता है, लंजा, मुझे छोड़कर मत जाओ, क्या हम थोड़ी देर और यहाँ नहीं बैठ सकते? तुम्हारे साथ इस तरह लेक के पास बैठकर मुझे अच्छा लग रहा है। वयिंग के कहने पर वांग जी एक बार फिर अपनी पोजीशन में वही बैठ जाता है। वांग जी उससे कहता है, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, ये इम्प्रॉपर है। अब वांग जी वयिंग के पास आते हुए कहता है, लंजा, क्या तुम मेरे साथ स्विमिंग के लिए जाना चाहोगे? बहुत गर्मी है ना? वांग जी उससे कहता है, स्विमिंग के लिए यहाँ?
तो वयिंग कहता है, हाँ, यहाँ स्विमिंग के लिए जाने में क्या प्रॉब्लम है। वांग जी बिल्कुल नहीं चाहता था कि वयिंग इतने सारे स्ट्रेंजर्स के सामने अपने रोब्स निकाले। वयिंग लेक की तरफ एक जगह इशारा करते हुए वांग जी से कहता है, उधर देखो, वो लोग लोकवार्ड्स बेच रहे हैं। मैं वहाँ स्विमिंग करते हुए जाता हूँ और तुम्हारे लिए पूरी बास्केट ले आऊँगा। मैं उनसे कहूँगा कि ये मैं अपनी लवली वाइफ के लिए ले जा रहा हूँ, जो मेरे वापस जाने का इंतज़ार कर रही है। फिर वो सब मुझसे पूछेंगे कि वो लवली वाइफ कौन है, तो मैं तुम्हारी तरफ पॉइंट आउट कर दूँगा। वांग जी फिर उससे कहता है, बिल्कुल नहीं। वयिंग फिर मुंह बनाते हुए वहीं घास पर लेट जाता है। वयिंग उससे कहता है, मैं अकेला स्विमिंग के लिए नहीं जाने वाला। तुम हमेशा इतने क्रूल तरीके से मुझे रिजेक्ट कर देते हो। जब हम कोल्ड स्प्रिंग जाते थे तब भी तुम बिल्कुल ऐसे ही थे। लेकिन लंजा, एक दिन मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कन्विंस कर लूँगा मेरे साथ जाने के लिए। अब वयिंग यॉर्निंग करने लगता है, वहीं घास पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी उसकी तरफ देखता है तो वयिंग पूरी तरीके से सो चुका था। वो अपना हाथ वयिंग के फेस पर लेकर आता है, जिससे वयिंग के फेस पर सनलाइट ना पड़े। वयिंग पीसफुली सो रहा होता है। इस बीच वांग जी अपने मेडिटेशन में लग जाता है। अब वयिंग को सोते सोते शाम होने लगी थी। वांग जी उसे उठाता है और वो दोनों अपने घर के लिए जाते हैं। वांग जी ने ये नोटिस किया था कि जैसे जैसे वयिंग क्लाउड रेसेस के नज़दीक जा रहा था, उसके फेस पर एक अजीब सी डलनेस सी शो होने लगी थी। अब उनकी शादी को 10 दिन हो गए थे। लान चैन और वांग जी साथ में जिंगशी की तरफ आ रहे थे। लान चैन वांग जी से पूछता है, वांग जी, मास्टर वे के साथ तुम्हारी शादी का पहला हफ्ता कैसा रहा? वो जैसे ही जिंगशी का डोर खोलते हैं, दोनों बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं। जिंगशी की हालत बहुत बुरी हो रखी थी। वयिंग वहाँ नहीं था। उसके ब्लैक और रेड रोब्स बिल्कुल सिकुड़े हुए बेड पर पड़े हुए थे। वयिंग के काफ़ी सारे सामान इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। वांग जी की काफ़ी सारी बुक्स और स्क्रॉल्स भी इधर उधर पड़े हुए थे। वयिंग का आधा खाया हुआ ब्रेकफास्ट भी अभी टेबल पर ही रखा हुआ था। उस टेबल पर साथ में एक छोटा सा नोट भी था, जिस पर लिखा हुआ था, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा हस्बैंड। ये सब देखकर लान चैन वांग जी से कहता है, लगता है तुम अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हो वांग जी। ऐसा कहकर वो मुस्कुराने लगता है। उस दिन इवनिंग के समय जब वयिंग वापस आता है, वांग जी ने तब तक पूरे रूम को बिल्कुल साफ कर दिया था। उसके रोब्स को अच्छे से आयरन करके उसकी अलमीरा में रख दिया था। वयिंग जैसे ही वहाँ आता है, वांग जी से कहता है, लंजा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सारी गंदगी साफ़ करनी पड़ी होगी। वयिंग के पूरे फेस पर डर्ट लगा हुआ था। उसे बहुत पसीने भी आ रहे थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे दिन सन में था, क्योंकि उसके चीक्स और फोरहेड बहुत रेड हो गए थे। वांग जी उससे पूछता है, तुम कहाँ गए थे? वयिंग अपने रेड रिबन को खोलते हुए कहता है, लंजा, एक ओल्ड कपल विलेज में अपने पॉन्ड को क्लीन कर रहे थे। उन्होंने मेरी हेल्प के लिए रिक्वेस्ट की और मैं मना नहीं कर सका। वो अपने डर्टी रोब्स निकालता है और फिर से फ्लोर पर डाल देता है। वो देखता है कि वांग जी ने ऑलरेडी हॉट बाथ रेडी किया हुआ था। वो वांग जी से पूछता है, क्या ये तुमने अपने लिए रेडी किया है? मैं इंतज़ार कर लूँगा, तुम नहा कर आ जाओ। वांग जी उससे कहता है, नहीं, तुम पहले नहा लो। वयिंग तुरंत नहाने के लिए चला जाता है। वो वांग जी से कहता है, लंजा, शायद यहाँ के लोग सोचते हैं कि मैं मदद के लिए आया हूँ, इसलिए हर जगह से मुझे रिक्वेस्ट आ रही हैं कि मैं उनकी मदद करूँ। एक जगह जाकर तो मुझे डंकी शिट भी उठाना पड़ा था, लेकिन लोग इतने अच्छे हैं कि मैं मना ही नहीं कर पाता। एज अ कल्टिवेटर मैंने अपना करियर ऐसा तो नहीं देखा था, लेकिन मैंने ये भी तो नहीं सोचा था कि मेरी शादी तुमसे हो जाएगी। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम पहले से प्लान नहीं करते, है ना लंजा? वांग जी को प्राइवेसी स्क्रीन के थ्रू वयिंग के शोल्डर्स दिख रहे थे और उसकी बैक के कर्व भी शो हो रहे थे। अचानक से वयिंग अपने डर्टी ट्राउजर्स भी निकालकर बाहर डाल देता है और वांग जी से कहता है, मैं बहुत रूड हो रहा हूँ ना लंजा, बस अपनी ही बातें किए जा रहा हूँ। मैं तुमसे तो पूछ ही नहीं रहा, तुम्हारा आज का दिन कैसा था? वयिंग को इस तरह देखने के बाद वांग जी को थोड़ा टाइम लग जाता है उसके क्वेश्चन को समझने में और उसे आंसर करने में। वांग जी उससे कहता है, मेरा दिन ठीक था, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। वयिंग उससे कहता है, लंजा, अगर यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट करने के लिए नहीं है तो नेक्स्ट टाइम तुम भी मेरे साथ चलना।
उन विलेजर्स का रिएक्शन देखने लायक होगा जब वो देखेंगे कि मैं हांग गुनजुन के साथ आया हूँ। पर शायद वो तुम्हें भी काम पर लगा देंगे लंजा। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। वांग जी हमेशा की तरह सिर्फ बोलता है क्योंकि वो वेइंग के इस आइडिया के खिलाफ नहीं था। उसने कभी भी इस तरीके का मैनुअल लेबर नहीं किया, लेकिन अगर वेइंग उसके साथ है तो शायद उसे ये भी अच्छा लगेगा। वेइंग फाइनली प्राइवेसी स्क्रीन से बाहर निकल कर आता है। उसकी स्किन बिल्कुल ग्लोइंग पिंक हो रही थी और वो अपने हाथों से अपने वेट हेयर को कॉम्ब कर रहा था। उसने वाइट कलर का एक लूज रोप पहना हुआ था जो वांग जी का था। वेइंग वांग जी से कहता है, लंजा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैंने तुम्हारा एक स्लीपिंग रोप बोरो कर लिया है। अब वो वांग जी का कॉम्ब उठाता है और अपने बाल कॉम्ब करने लगता है। वो वांग जी से कहता है, मेरे सारे रोब्स डर्टी हो गए हैं और तुम्हारा कॉम्ब भी मेरे वाले से बेटर क्वालिटी का है, तो प्लीज़ मुझे इसे भी बोरो करने दो। वांग जी उससे कहता है, कोई बात नहीं। जब वेइंग अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेता है तो वो फाइनली बेड पर लेट जाता है। वेइंग अपनी आंखें बंद करके लेट गया था। वांग जी को लगता है कि वो सो गया है। वांग जी बहुत देर तक उसकी तरफ ही देखता रहता है। अचानक से वेइंग अपनी आंखें खोलता है और रोल होते हुए वांग जी के पास आ जाता है। वो वांग जी से कहता है, लंजा क्या तुम नहीं नहाने वाले हो? वांग जी इससे पहले कि कुछ कहता, वेइंग फिर उससे पूछता है, क्या मैं रात को खर्राटे लेता हूँ? वांग जी कहता है, नहीं। वेइंग उससे कहता है, कहीं तुम झूठ तो नहीं कह रहे? वांग जी कहता है, झूठ बोलना क्लाउड रिसेस में मना है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो खुद हेजिटेट करते हुए कहता है, थोड़ा सा लेते हो। वेइंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो वांग जी से पूछता है, कहीं मैं तुम्हें जगा तो नहीं देता? वांग जी उससे कहता है, नहीं। अब वेइंग फिर बार बार बेड पर रोल होने लगता है और इस बार वो वांग जी से पूछता है, मैं सोते वक्त और क्या क्या करता हूँ जो तुमने मुझे नहीं बताया है? क्या मैं तुम्हें किक मारता हूँ? क्या मैं बहुत ज़्यादा चिपकता हूँ? वांग जी उससे कहता है, वेइंग इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेइंग कहता है, ठीक है लंजा, अगर तुम ऐसा कहते हो तो। अब वो वांग जी के एक पिलो को टाइटली पकड़ लेता है और अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। वांग जी काफ़ी टाइम तक उसे ही देखता रहता है। फिर वो ब्लैंकेट लेकर अपने और वेइंग के ऊपर उड़ा देता है और वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह क्लाउड रिसेस में वांग जी के एक एल्डर जिनका नाम लैन बोचिन था वो विजिट करते हैं। वो वांग जी को लेक्चर देते हैं कि किस तरह उसे अपने हस्बैंड को कंट्रोल में रखना चाहिए और उसे सेक्ट रूल्स सिखाने चाहिए। वांग जी भी वेइंग के पास वहीं बैठा हुआ था। लैन बोचिन कहता है, हांग गुनजुन तुम्हारा हस्बैंड ये आसपास के विलेजेस में जाकर कैसी रिडिकुलस हरकतें कर रहा है। कभी वो कॉमन लोगों से लड़ाइयाँ करता है तो कभी कैसी हरकतें करता है। अब वो वे वुशन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम अब जो भी कुछ करते हो वो गुसु लैन को दिखाता है, लैन वांग जी को दिखाता है। तो क्या तुम प्लीज़ अपनी ये हरकतें करना बंद करोगे? वेइंग कुछ नहीं कह पा रहा था। वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, लेकिन वांग जी उसके फेस पर टेंशन देख सकता था। वो देख सकता था कि वेइंग को बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी वांग जी उन एल्डर से कहता है, एल्डर मैं आपकी सारी बातें समझता हूँ, लेकिन वेइंग को डांटने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं है। लैन बोचिन उससे कहता है, क्लियरली दिख रहा है कि तुमने उसे ठीक से नहीं समझाया है। ये मैरिज अरेंजमेंट ऑलरेडी हमारे लिए इतना पेनफुल था। वांग जी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे और डिफ़िकल्ट मत बनाओ। वांग जी अचानक खड़ा होता है और उनकी तरफ झुकते हुए कहता है, मैं आपको पूरी रेस्पेक्ट देते हुए कहता हूँ एल्डर, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। मुझे और वेइंग को अपनी ड्यूटीज़ पर जाना है। लैन बोचिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वेइंग गुस्से कहता है, लंजा तुम्हें अपने एल्डर्स पर इस तरह गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, स्पेशली मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। वांग जी उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, जिस मैनर में उन्होंने तुमसे बात की वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज के बाद ऐसा कभी ना हो। वेइंग फिर मुस्कुराते हुए कहता है, लंजा अपने एल्डर्स को आने दो, वन बाय वन। मैं सबकी डांट खाने के लिए तैयार हूँ, बस मैं कोड़े नहीं खाना चाहता, बाकी सब वेलकम है। वांग जी को एक बार फिर वेइंग को इस तरह देखकर बहुत बुरा लगता है। उस दिन के बाद फिर हफ्ते वैसे ही जाने लगे थे जैसे वेइंग पहले था। वो फिर शांत रहने लगा था, बिल्कुल वेल बिहेव्ड हो गया था।
जैसे कि वुयिंग को कोई रोल प्ले करना था और वो अपने उस रोल में बेटर किए जा रहा था। वांग जी से ये सब बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था और अब 3 हफ्ते बाद वो दोनों लोटस कोव के लिए निकलते हैं। ओके गाइस, आज का पार्ट में यही ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आज का पार्ट भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।